A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I'm going to teach you English grammar for the upcoming session. So moving towards next topic, that is मैंने chapter 1 sentences class 7 chapter 1 sentences मैम ने पूरा explain कर दिया है. copy work भी हो गया. I mean कि explanation पूरा हो गया है. Then मैम ने copy work notes आपको दिए. उसके बाद आप लोगों ने table बना लिया. green वाली जो है proper सब हो गया है. Very good. अब हम लोग आएंगे किस पे? book work पे. बुक वर्क का मतलब होता है एक्सरसाइज वर्क. सो एवरीबॉडी ओपन पेज नंबर 5. एवरीबॉडी ऑफ क्लास 7 ओपन पेज नंबर 5. प्रैक्टिस टाइम 1A. आइडेंटिफाई सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. मतलब कि मैंने समझाया है कि सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन जो कि एक सेंस बनाते हैं. मतलब एक कंप्लीट सेंस या एक मीनिंग देते हैं. उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ भी मीनिंग होती है तभी वो सेंटेंस कहलाते हैं. तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे यही करना है कि अगर वो सेंटेंस है तो आप लोग वहाँ सेंटेंस लिखना है. अगर वहाँ सेंटेंस नहीं है तो वहाँ पे क्रॉस लिखना है. आई होप कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा. अगर नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग करिएगा. सो ए डॉट वी आर हैप्पी टू रिसीव यू एज अवर गेस्ट. इसका मतलब होता है कि हम लोग बहुत खुश हैं कि आपको एज अ गेस्ट मेहमान देख के, मतलब कि आप हमारे घर में मेहमान बन के आए हैं तो हम लोग बहुत खुश हैं. तो ये सीधा सीधा एक सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि सेंटेंस मीनिंग बना रहा है. स्टार्टिंग कैपिटल लेटर है और एंड इसका फुल स्टॉप है. तो ये एक सेंटेंस हो गया. वहाँ पे सेंटेंस लिखा है तो तुम लोग भी लिखोगे सेंटेंस. ठीक. सेकेंड, नोइंग कंप्लीटली वेल द कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब कि नोइंग कंप्लीटली वेल द कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि कुछ चीज़ हुई, हमें पता है हम कुछ काम करने वाले हैं, लेकिन उसका आउटकम, उसका रिजल्ट, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है उसको वही कॉन्सिक्वेंस कहते हैं. मतलब उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या आउटकम होगा. अगर हम लोग रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव में होगा, लेकिन हमें पता है कि अगर हम गैस ऑन कर दिया है, अगर हम उस पर हाथ अपना रखेंगे गैस पे तो हम लोग जलेंगे ही. तो कॉन्सिक्वेंस एक तरह से रिजल्ट होता है कि हाँ हमें पता है. इसमें लिखा है नोइंग कम्प्लीटली वेल द कॉन्सिक्वेंस. तुम्हें अच्छे से हमें दिमाग में बैठा हुआ है कि हमें क्या, हम कोई काम करने वाले हैं कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. लेकिन यहाँ पे बड़ी ध्यान से चीज़ देखना. यहाँ पे एक मीनिंग समझ में आ रही है. क्या काम है, कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, आगे सामने वाला पर्सन कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है. मतलब फर्स्ट पर्सन कर रहा है या सेकंड पर्सन कर रहा है, थर्ड पर्सन कुछ नहीं पता है. बस इतना पता है कि कोई काम हुआ है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें किसी पर्सन को मालूम है जिसने ये काम किया है. तो मेरे हिसाब से सीधी सी मीनिंग तो क्लियर प्रॉपर्ली नहीं हो रही है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ये भले इसका स्टार्टिंग कैपिटल है, एंड में फुल स्टॉप है, लेकिन मीनिंग नहीं कंप्लीट हो रही. और थर्ड वन इज कि इसमें सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ये क्या होगा, सेंटेंस नहीं होगा. थर्ड वन, इन अ नटशेल. सीधा सीधा इन अ नटशेल, सीधे से हाँ पता चला नटशेल के अंदर, लेकिन क्या, क्यों, कैसे. कुछ फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है. क्लॉज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, फ्रेज भी क्लॉज भी, जो मीनिंग देते हैं जो नहीं देते हैं, लेकिन ये फ्रेज या क्लॉज कहलाए जाएंगे, ना कि इनको कहा जाएगा सेंटेंस. तो ये भी सेंटेंस नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज आई वॉन्ट टू ज्वाइन द मेडिकल रेस्क्यू टीम. ये बहुत ही बेहतरीन है. इसमें बोला है पहले कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ मेडिकल रेस्क्यू टीम. मेडिकल रेस्क्यू टीम मतलब कि एक टीम बनाई गई है. जैसे अभी जैसे कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो वहाँ पे मेडिकल की डॉक्टर्स की टीम बनाई जाती है. तो एक ने बोला कि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं भी उन लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ. तो यहाँ पे पहली बात तो है कि एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि कोई पर्सन है आई, जैसे आई यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर मीनिंग दे रहा है. सेकेंड इज स्टार्टिंग आपका कैपिटल है, एंड आपका फुल स्टॉप है. वेरी गुड. देन थर्ड वन इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आपका मेंशन है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा. टिक नहीं करोगे तुम लोग, लिखोगे सेंटेंस. टिक. फिफ्थ वाला, ग्लैड टू सी यू. इसमें भी है कि ग्लैड टू सी यू मतलब कि खुशी है कि तुमसे मैं मिली. मैं यहाँ पे ज़रूरी नहीं, तुमसे मिली, बस खुशी है कि तुमसे मिली. लेकिन कौन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है. मीनिंग समझ में आ रही है कि हाँ कोई किसी से मिला है तो कह रहा है ग्लैड टू सी यू, बस एक कन्वर्सेशन है. बट यहाँ पे सब्जेक्ट
क्लियर, यू है ठीक है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें कंफ्यूजन है कि या ये सेंटेंस है कि नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सेंटेंस हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही, तो अभी इसको सेंटेंस मान लो, लेकिन अगर इसमें चेंजेस होंगे तो मैम चेंज करवा देंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू डिफाइन कर रहा है और मीनिंग भी बता रहा है, और वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी, प्रेडिकेट भी है, कंप्लीट सेंस भी बना रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज 6, माई फ्लाइट अराइव जस्ट नाउ। ये तो सीधे सीधे सेंटेंस है, क्यों, माई फ्लाइट अराइव जस्ट नाउ, मेरी फ्लाइट, हम लोग प्लेन से आए हैं, तो मैं अभी मेरी जो फ्लाइट है वो तुरंत ही अराइव हुई है, मतलब वो एयरपोर्ट पे तुरंत ही अभी आई है, जस्ट नाउ। इसमें पूरा मीनिंग है, हर चीज़, इसमें तीनों रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, तो ये भी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। सेवन, सेवरल आवर्स बिहाइंड स्केड्यूल। इसमें क्या बोला जाए, सेवरल आवर्स मतलब बहुत घंटे पहले, बिहाइंड स्केड्यूल, स्केड्यूल जो हमारा टाइम टेबल है उसके पीछे बहुत घंटे, मतलब कि आवर्स। तो इससे मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, सेंस नहीं बन रहा है, सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, प्रेडिकेट नहीं है, तो ये भी सेंटेंस नहीं होगा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर ए। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड प्रैक्टिस टाइम 2, दैट इज ऑन पेज नंबर 6। तो प्रैक्टिस टाइम 2 में बी में क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, फिर बताते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट and encircle the predicate in the sentences below. One has been done for you. इसका मतलब ये है कि हम आपको एक नंबर ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें कि सब्जेक्ट भी आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को सर्कल करना है। तो पहले वाले में क्या दिया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, किसके बारे में बात चल रही है, ट्रीज का डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज को अंडरलाइन किया गया है और एनसर्कल किया गया है प्रेडिकेट को, मतलब प्रेडिकेट को सर्कल किया गया, क्यों, क्योंकि ट्री, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। तो ये आपको समझ में आ गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री पे अंडरलाइन किया गया है, कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग पे सर्कल किया गया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज रेनफॉल इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। रेनफॉल इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अब तुम लोग दिमाग लगाओ, मैंने पहले की वीडियोस भी देखना जहाँ पे मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक मैं आपको समझा दे रही हूँ, रेनफॉल, बात किसकी हो रही है, रेनफॉल, भारी बारिश की बात हो रही है, तो रेनफॉल हमारा सब्जेक्ट होगा। रेनफॉल को अंडरलाइन करोगे और इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। रेनफॉल से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब उसका आउटकम क्या आ रहा है, इज एसेंशियल फॉर अ गुड फॉरेस्ट। तो ये पूरा तुम्हारा हो जाएगा प्रेडिकेट। क्लियर हुआ, रेनफॉल सब्जेक्ट है, इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। थर्ड वन, ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू वेरियस एनिमल्स। वेरी नाइस क्वेश्चन। ट्रीज क्या प्रोवाइड करते हैं, घर प्रोवाइड करते हैं और खाना प्रोवाइड करते हैं किसको, एनिमल्स को। ऑब्वियसली बात है, एनिमल्स का घर तो होता नहीं है, हाउस नंबर होता नहीं, फ्लैट नंबर तो होता नहीं, उनका घर, ट्रीज है, फॉरेस्ट है, यही सब उनके घर होते हैं। तो ये बहुत अच्छा, तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ट्रीज के बारे में बात हो रही है। तो ट्रीज क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, उसको अंडरलाइन कर लो। प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू वेरियस एनिमल्स, ट्रीज के वजह से क्या हो रहा है, वो शेल्टर और फूड प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को। तो तुम्हारा ट्रीज हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद जितना भी है, प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू वेरियस एनिमल्स, ये हो जाएगा पूरा प्रेडिकेट। सो आई होप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 4, 5, 6, 7, 8 आपका होमवर्क है, आप लोग ट्राई करेंगे, पूरा मैम बता देंगे तो खुद से तुम लोग करने की कोशिश नहीं करोगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन इज, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज, प्रैक्टिस टाइम 3 ऑन पेज नंबर 8। C. Rearrange each set of jumbled words into a meaningful assertive sentence with proper punctuation and capitalization। मतलब कि हमें पता है पंक्चुएशन का मतलब कहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कहाँ पे कैपिटल लेटर होना चाहिए, कहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। जम्बल्ड की ये वर्ड्स हैं, आपको एक सही वर्ड सही सेंटेंस विद मीनिंग, असर्टिव सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट आपको बताना है। द फर्स्ट वन सेज दैट दिस टेम्परेचर ईयर एट अनबेरेबल आउटडोर्स, द टाइम इज ऑफ द। तो इसका आंसर होगा द आउटडोर्स, ये कैपिटल होगा, the outdoors temperature at this time
at this time of the year is unbearable ठीक। देखो जो क्वेश्चन में दिया है वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि दिस टेम्परेचर ईयर एट अनबेरेबल आउटडोर्स, पता नहीं क्या क्या दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन कमिंग टू द एग्जैक्ट आंसर, द आउटडोर्स टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अनबेरेबल, मतलब कि इस टाइम जो आउटडोर मतलब घर से बाहर का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि वो अनबेरेबल है, बर्दाश्त करने के बाहर है, मतलब कि हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। इसमें कैपिटल लेटर भी है, फुल स्टॉप भी है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। सो ये टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो दिस वाज द एंड ऑफ टुडे सेशन। लेकिन अब ध्यान सुनना, होमवर्क क्या है। होमवर्क ये कहता है, क्वेश्चन नंबर ए तो मैम ने करवा दिया है, बी का पूरा आपको अंडरलाइन सब्जेक्ट प्रेडिकेट अंडरलाइन और सर्कल पूरा करना है। कमिंग टू द प्रैक्टिस टाइम 3, अब ये जो रीअरेंज वाले हैं इनको बहुत ध्यान से आप लोगों को 2 से लेकर 5 तक करना है। अब बोलोगे मैम कहाँ करना है कुछ, ये प्रैक्टिस टाइम 3 बुक में कुछ मत करना, तुम लोग एक रफ कॉपी लेना। क्या लेना? रफ कॉपी लेना। रफ कॉपी में 1 2 3 4 5 पूरे रीअरेंज को अच्छे से अरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस बना के मीनिंग समझ में आ रही है कि नहीं पूरा अटेम्प्ट करके रफ कॉपी में लिखना। मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, रफ कॉपी में काम करना, ये काम कॉपी में नहीं, फेयर कॉपी में नहीं होगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ टुडे सेशन। आई होप द टॉपिक इज मच क्लियर एंड होमवर्क भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अननेसेसरली ब्लंडर क्वेश्चन नहीं आने चाहिए मैम, कहाँ कैसे क्यों, सीधा सीधा है। प्रैक्टिस टाइम 1 2 3 आपका कंप्लीट होना चाहिए बाय डेफिनेशन, बाय अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आपका एक एक मीनिंग समझ में आ जानी चाहिए हर चीज़ का, और सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपके जो भी हैं एक्सरसाइजेज मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।